हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MAD8 भूमंडलीकरण और पर्यावरण के बारे में। हैंड राइटिंग नोट्स हैं। इस वीडियो में हम टॉप 4 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है। MAD8 भूमंडलीकरण और पर्यावरण की वीडियो, संपूर्ण सिलेबस की वीडियो को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है और हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, भूमंडलीकरण तथा पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, दिसंबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने ब्रटलैंड रिपोर्ट स्वीकार की तथा अगले ही वर्ष इसने एक संयुक्त राष्ट्र सभा को जो पर्यावरण एवं विकास पर आधारित थी, जून 1992 में ब्राजील के रियो में बुलाई। रिपोर्ट के आधार पर अनटेड ने जनादेश दिया जिसमें अपनी रणनीतियों को बढ़ाने, पर्यावरण के क्षरण के प्रभाव को रोकने और उलटने सभी देशों में पर्यावरण स्थायी विकास को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र सभा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सम्मेलन था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास की मांग कर जोर दिया गया था। तो बच्चों, ये हमारा पैसेज था। तो देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है उसकी क्या भूमिका। पहला, विश्व पर्यावरण संगठन। चलिए देखते हैं। पर्यावरण विषय 15 वर्ष से भी अधिक के बैंक सुधार आंदोलन के अग्रणी धार पर है। 1980 से शुरू करते हुए विकासशील देशों में पर्यावरणीय विनाशकारी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए विश्व बैंक की गंभीर आलोचना की। विश्व बैंक की नई नीतियों और प्रतिक्रियाओं को लागू करने में हुई असफलता के कारण पर्यावरण चिंताओं को 1990 में दूसरी पीढ़ियों की नीतियों का समर्थन करना पड़ा था। तो बच्चों, जो विश्व बैंक के अंदर जो कमियां थी, गंभीर थी आलोचना, जो परियोजनाओं और वित्तीय सहायता देने के लिए जो कमी पेशी थी, तो उसके लिए विश्व पर्यावरण संगठन ने विश्व बैंक की आलोचना करी और इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास करे। दूसरा है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार को विनियमित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। समय के साथ साथ ये और अधिक शक्तिशाली हो गया है। विश्व व्यापार संगठन का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी व्यापार संबंधी विसंगतियों को हटाना है। विश्व व्यापार संगठन गेट का उत्तराधिकारी संगठन है। वे अब व्यापार और पर्यावरण पर चल रहे कार्य का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो स्टूडेंट, जितनी भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है और औद्योगिकरण के अंतर्गत पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो WTO और इस दिशा में ऐसा काम करता है कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले और पर्यावरण नष्ट भी ना हो। इसलिए सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी औद्योगिक देश हैं, उनको दिशा निर्देश जारी करता है पर्यावरण के संबंध में। इसका एक सराहनीय कार्य ये है। तो नेक्स्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक पर्यावरण एजेंडा वैश्विक पर्यावरण सुविधा पर नजर रखने के लिए तथा सदस्य देशों द्वारा मजबूत पर्यावरणीय कार्यक्रम बनाने में सहयोग देने के लिए बनाया गया है। ये सदस्य देशों को पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम लागू करने में भी मदद करता है। इन कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता विश्व बैंक से मिलती है तथा ये परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन भी करते हैं। तो विश्व बैंक का इस दिशा में बहुत सराहनीय कार्य है। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन का भाग था तथा इसका उद्देश्य सतत विकास की दिशा में अभ्यास करना था। इसका ध्यान कई विषयों जैसे रेडियोधर्मी अनुपयोगी पदार्थ, जैव विविधता संरक्षण, विषैले रसायन उत्पादन और उपभोग के तरीकों पर केंद्रित करता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन रियो सम्मेलन का एक भाग था जिसमें जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया।
विभिन्न देशों का प्रदूषण करने, विकास योजना लागू करने जिससे मौसम बदलाव ना हो, इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन व जैव विविधता का संरक्षण करना था। तो बच्चों हमने पढ़ा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां हैं उनकी भूमिका के बारे में। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं MLD 8 का, जो कि 2022 के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सामान्य सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं। आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों के संदर्भ में सामान्य सिद्धांत में आधुनिक राज्य के एक भारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वैश्विक प्रक्रियाओं द्वारा डाले गए नए बहुत से दबावों से लोकप्रिय कल्पना के केंद्र के रूप में राज्य प्रभावित हुए हैं। राष्ट्र राज्य अपने संबंधों को अपने सदस्यों के साथ फिर से प्रभावित कर रहे हैं। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून बनाए तथा लागू किए गए हैं। विश्व का भूमंडलीय कानूनों का नियमों की जटिल प्रणाली में सही ठहराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के मध्य सहयोग के लिए एक प्रमुख साधन है। तो बच्चों अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धांत। इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि संपूर्ण तैयारी का सिद्धांत है, तो इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि संपूर्ण तैयारी के सिद्धांत ने पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए दिशा निर्देश की घोषणा की है। दूसरा है राज्य दायित्व का सिद्धांत। तो राज्य के दायित्व के सिद्धांत में हम बात करेंगे। ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संधि सीमा शुल्क या न्यायिक निर्णय के लिए मुख्य कदम को अंतर्राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण के विषय प्रतिबंधित करता है। और तीसरा है बच्चों सामान्य जिम्मेदारी का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हम ये बात करेंगे, ये सिद्धांत सामान्य जिम्मेदारियों को बांटने तथा पर्यावरण गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सहयोग पर बल देता है। तो तीसरा है अच्छी निकटता का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत ये पर्यावरण सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये प्रत्येक देश को इसके क्षेत्र में रहने के दिशा निर्देश देता है तथा इसकी संपत्ति को इस प्रकार से उपयोग करने को कहता है जिससे इसके कार्य पड़ोसी राज्यों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। ये अच्छी निकटता का सिद्धांत माना जाता है। अब नेक्स्ट है सतत विकास का सिद्धांत। तो सतत विकास के सिद्धांत के अंतर्गत लिखेंगे, इस सिद्धांत में रियो घोषणा शामिल है जिससे सतत विकास पर स्पष्ट घोषणा की गई है। और सतत विकास के सिद्धांत के अंतर्गत संसाधनों का यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उसका उपयोग करना कि आज हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिल सके, ये सतत विकास का सिद्धांत कहलाता है। तो बच्चों नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, यह सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों का ध्यानपूर्वक उपयोग करने को तथा ऐसे व्यवधान जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इन्हें नुकसान ना पहुँचे दूर करने को कहता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत होता है। तो अब बात करेंगे सातवां सिद्धांत है प्रदूषण अवरोध का सिद्धांत। तो प्रदूषण अवरोध का सिद्धांत में हम ये बात करेंगे कि मुख्यतः इस सिद्धांत का उपयोग उत्तर दक्षिण के संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया जाता है। ये सिद्धांत पर्यावरण क्षति पर उसका दंड भरने की घोषणा करता है, दक्षिण गलती की पुष्टि करने पर जोर देता है तथा उनके सुधारने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है। प्रदूषण नियंत्रण में उत्तर का बहुत बड़ा योगदान है, जबकि उत्तर से दक्षिण की मांग है कि वे इसकी जिम्मेदारी ले। ये हमारा प्रदूषण अवरोध का सिद्धांत होता है। तो ये हमने बात करी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सामान्य सिद्धांत के बारे में। ये आपके MLD 8 में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों मानव निर्मित आपदाएं। तो एक क्वेश्चन आता है MLD 8 में कि जो मानव निर्मित आपदा है उसके बारे में बताइए। तो इसका क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका थोड़ा पैसेज है जिसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पैसेज डालते हैं। जब मानव सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, संपत्ति तथा पर्यावरण के साथ मनमानी छेड़छाड़ करता है तो मानवकृत संकट पैदा होते हैं। मानवकृत संकटों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे अचानक पैदा होने वाले संकट, बिना दिखे तथा लगातार होने वाले। अचानक होने वाले संकटों के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार होता है, ना कि प्राकृतिक तत्व। अचानक सेकंड का उदाहरण है
सेकेंड का उदाहरण है हिरोशिमा तथा नागासाकी है, जब संयुक्त राज्यों ने उन पर बम फेंका था। जानबूझकर पैदा किए संकटों में युद्ध की क्रियाएं, बड़े स्तर पर हिंसा, उग्रवाद व पर्यावरण प्रदूषण शामिल है। इसी प्रकार मानवकृत घटनाओं में आग लगाना, औद्योगिक दुर्घटनाएं, तेल रिसाव, यातायात दुर्घटनाएं व खतरनाक बीमारी का फैलाव आदि शामिल है। तो इसकी मानवकृत जो संकट है, जो मानव के द्वारा जो संकट पैदा होता है वो क्या है, देखिए पहला विषैले व्यर्थ पदार्थ। तो विषैले व्यर्थ पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। हम 6 पॉइंट हैं, इन्हें हम पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। विषैले व्यर्थ पदार्थ उद्योगों द्वारा छोड़े जाने वाले व्यर्थ पदार्थ होते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य तथा वातावरण के लिए एक खतरा पैदा करते हैं। ये पदार्थ जीवों व मनुष्यों के स्वास्थ्य समस्याएं जीवों व मनुष्य के स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करते हैं। उनकी मृत्यु या दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। तो बच्चों दूसरा है युद्ध तथा जनसंख्या विस्थापन। तो इसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं। विस्थापन का अर्थ लोगों को किसी एक स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर जबरदस्ती भेज देना। विस्थापन में जन समुदाय एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। जनसंख्या विस्थापन का एक कारण युद्ध भी है, जो कि लोग युद्ध से बचने के लिए दूसरे स्थानों पर वो चले जाते हैं। 20वीं सदी में जो कुछ हुआ उसमें हजारों लोग मारे गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने तक लगभग 130 से अधिक छोटे तथा हिंसात्मक युद्ध कई अन्य देशों में शुरू हो चुके थे। पिछले 5 दशकों में बहुत से देशों में गृह युद्ध आर्थिक, सामाजिक तथा गृह स्तर पर बाधाएं पैदा करते आए हैं। ये हमारे मानवकृत संकट है। अब नेक्स्ट है परमाणु हथियार। तो बच्चों हम परमाणु हथियारों को नाभिक के हथियार के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत जो मानव के द्वारा जो परमाणु बम है वो भी एक मानवीयकृत संकट है, क्योंकि मानव के द्वारा निर्मित जितने भी परमाणु बम हैं, जैसे कि अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम छोड़े थे द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उससे वहाँ की जो जनता थी उस पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, जिससे इस खतरनाक हथियारों से मानवीय जाति को बहुत ही खतरा पैदा होता है। तो ये परमाणु हथियार भी मानवीय कृत संकट है, जो मानव के द्वारा पैदा किया गया संकट है। नेक्स्ट है औद्योगिक दुर्घटनाएं। औद्योगिक दुर्घटनाओं में आपने देखा होगा उद्योगों में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे कि इसके अंदर हम बात करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संस्थानों जैसे निर्माण करने वाले उद्योग, ऊर्जा रीति उद्योग तथा खतरनाक पदार्थों के भंडार व लाने जाने में होने वाली दुर्घटनाएं आती हैं। इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मनुष्य की मौत या घायल होने की बहुत ही अधिक संभावनाएं होती है। तो नेक्स्ट है वैश्विक ताप में वृद्धि। आपको पता ही है वैश्विक ताप में वृद्धि, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से जो कि हमारे जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो रहे हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो रही है। वैश्विक तापमान में वृद्धि एक भारतीय विश्वीय मानवीयकृत संकट है। और इसके अलावा अन्य घटनाएं जो मानव के द्वारा अन्य घटनाएं घटित की जाती है, जैसे कि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो कि उद्योगों से निकलने वाली जहरीले पानी को हम समुद्र में मिला देते हैं। इसके अलावा पर्यावरण का अंधाधुंध कटाई, ये भी हमारी अन्य घटनाओं में आता है। और ये सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं ये मानवीयकृत संकट है। तो बच्चों हमने आज जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो अभी हमने 3 क्वेश्चन करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो आपके बहुत ज़्यादा आता है, चौथा क्वेश्चन है पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रिया का विवेचन कीजिए। तो इसके अंदर हम बात करेंगे पर्यावरण संबंधी जो समस्या है उसके लिए दक्षिण एशियाई देश यानी क्षेत्रीय देशों की क्या प्रतिक्रिया या भूमिका रही है। तो भारत की बात करते हैं। देखिए भारत सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमारे देश में बहुत से संगठनों एवं मंत्रालयों की संरचना की है। ये संगठन विभिन्न दिशाओं में पर्यावरण के सतत विकास से संबंधित विषयों से जुड़े हुए हैं, जैसे वन मंत्रालय, जल मंत्रालय, पारिस्थितिकी तंत्र विभाग और राष्ट्रीय सागरीय संस्था आदि। तो ये भारत के द्वारा प्रयास है। बात करते हैं पाकिस्तान की। ये दक्षिण एशिया का ही देश है। पाकिस्तान की सरकार पर्यावरणीय नियोजन तथा अन्य योजनाओं को लागू करने आदि से संबंधित है। नेपाल की इस बात करते हैं हम, आसियान का सदस्य देश है। नेपाल में जनसंख्या और पर्यावरण मंत्रालय की पहल की जो जनसंख्या नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कानून
बनाने में कार्यरत है। तो नेपाल ने भी पर्यावरण को बचाए रखने में अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं भूटान है। भूटान सरकार ने खादानों के कार्यों के लिए खाद्यान्न विभाग की स्थापना की ताकि एक प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की स्थापना हो सके। दूसरी सरकारी संगठन पर्यावरण आयोग था, जो सरकार को पर्यावरण सलाहकार के तौर पर सेवाएं प्रदान करता है। ये भूटान की तरफ से था। अब बात करते हैं बांग्लादेश। तो 1989 में बांग्लादेश में पर्यावरण विभाग बनाया गया। उसका उद्देश्य जैव संसाधनों का उचित प्रबंध करना है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण विषयों के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए अनेक संगठन बनाए गए हैं। तो बांग्लादेश ने बहुत प्रयास करे। अब बात करते हैं मालदीव और श्रीलंका के बारे में। मालदीव सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है जहां सभी संबंधित सूचनाएं प्रदान की जाती है। ये संगठन पर्यावरण संबंधी और गृह विषय से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करता है। अब बात करते हैं श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका भी दक्षिण एशिया का ही देश है, यानी क्षेत्रीय संगठन या समुदाय की पहले पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय श्रीलंका के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का कार्य करता है। दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का उद्देश्य मुख्य रूप से श्रीलंका की विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के लिए काम करना है। तो हमने ये बात करी दक्षिण एशिया की। तो बच्चों इस हमारे जो हमने टॉप 4 क्वेश्चंस कराएं आपके इस एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना है। इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा।